हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉप होप जी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको 10th क्लास के जो गणित विषय है उसमें आपको क्वेश्चन बता रहे थे। कल वर्ग के क्षेत्रफल, वर्गखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और उसकी चाप की लंबाई, तो लगभग वो टॉपिक क्लियर हो गया था। अगर उसमें कोई से किसी प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आप हमें कमेंट्स करके या फिर व्हाट्सएप आदि कम्युनिकेशन के माध्यम से आप पूछ सकते हो। आज आपके लिए 10th गणित के अंदर जो मुख्य चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी, बहुत ही रोचक चैप्टर है ये। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, अंग्रेजी के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव कहा जाता है। पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है, कैसे, किसको क्या हम समांतर श्रेणी माने। देखो, संख्याओं का अगर हम ऐसा क्रम लिखें, ऐसी संख्याएं लिखें क्रम से कि उनमें प्रत्येक अगली से पिछली संख्याओं में समान अंतर बना रहे, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। कहने का मतलब, हम जितनी भी संख्याएं क्रम से लिखें उन संख्याओं के प्रत्येक अगली पिछली जस्ट आगे और पीछे वाली जो संख्या है उसमें अंतर उतना ही रहे, जो सबके अंदर ऐसा रहे, वो ही समांतर श्रेणी कहलाती है। तो कुल मिला के संख्याओं के क्रम में अगर सारों अंतर, सब में अंतर, सभी में अंतर समान रहता है तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। एक दो उदाहरण लेकर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको कुछ संख्या लिख रहा हूँ 2, 5, 8, और आपसे पूछा जाए कि यह समांतर क्रम में है, समांतर श्रेणी में है ये संख्याएं, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगली संख्या में से कितनी संख्या बैठाएं और हर जगह समान अंतर आए, सारों अंतर बराबर आए, तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी की श्रृंखलाएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए, 5 में अगर हम 2 बैठाते हैं तो 3 आता है, 8 में अगर हम 5 बैठाएं तो 3 आता है। देखो, यहाँ पर 5 में 2 बैठाएं तो भी 3 आ रहा है, और 8 में 5 बैठाएं तो भी 3 आता है। तो इसका मतलब 2, 3, 5 और 3, 8 और 3, आगे भी इस प्रकार से 3 के अंतर से बढ़ती जाएगी। तो ये समांतर श्रेणी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, अर्थात इसको शॉर्ट में हम एपी कह सकते हैं। ये एपी के रूप में है। इसी प्रकार से अगर जैसे हम कुछ संख्या ऐसे लिखें, जैसे 7 और 4, 11 और उसके बाद में यहाँ पर 15 आ जाए और फिर यहाँ पर 19 आ जाए। आपसे ये पूछ ले कि यह क्या ये संख्याओं का क्रम सही है, समांतर श्रेणी में है, तो इसके लिए हमें फिर से वही देखना पड़ेगा कि सब में अगर सारा अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, और अगर सारा अंतर समान नहीं है, कहीं पर भी ये फॉल्ट होता है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 7 और 4 11 है, इन दोनों में अंतर 4 का है, 11 और 4 15 अर्थात 4 का अंतर है, और 15 और 4 19, यहाँ पर भी 4 का अंतर है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो अगर सारा अंतर समान आता है तो वो संख्याओं का क्रम समांतर क्रम में होता है, अर्थात वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उसे एपी कह सकते हम। इसी प्रकार से जैसे मैं आपको ये बताऊं कि 6 और 8 और 11, 13, 15, इसको अगर हम देखें और आपसे पूछा जाए कि क्या ये समांतर क्रम में है, समांतर श्रेणी में है, तो 6 और 2 8, अर्थात इन दोनों में 2 का अंतर है। 8 और 2 10, यहाँ पर 11 आ गया, इसका मतलब इन दोनों में अंतर 3 का है। 11 और 2 13, 13 और 2 15, आगे चाहिए क्रम वही आ जाए, लेकिन अगर कहीं पर भी अंतर फॉल्ट होता है, समान अंतर नहीं रहता है किसी भी जगह, तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाती है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव नहीं है, अर्थात ये संख्याओं का जो क्रम है, श्रेणी है, ये समांतर क्रम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारों अंतर समान नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सारों अंतर समान रहता है संख्याओं के प्रत्येक क्रम में, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है, एपी कहलाती है, अर्थात उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव कहते हैं हम। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसे हम एपी नहीं कह सकते, जबकि ये दोनों एपी का रूप है। इसी प्रकार से कोई जरूरी नहीं कि समांतर श्रेणी में इस प्रकार की संख्याओं का क्रम बढ़ता हुआ आए, ये घटता हुआ भी आ सकता है। जैसे इस प्रकार से 10 और 7 4 1, इस प्रकार से ये आगे तक चलती जाए। ये डॉट डॉट लगाने का मतलब ये है कि आगे इसी क्रम में चलती रहेगी ये। तो आपको ये शंका नहीं करनी है कि क्या पता है यहाँ पर तो समांतर क्रम में है लेकिन आगे क्रम आए ना आए, अर्थात सारा अंतर समान आए ना आए, तो इस पर आपको डाउट नहीं करना है, इस पर कोई विचार नहीं करना है। ये डॉट डॉट लगाने का मतलब ये है कि आगे भी इस प्रकार से क्रम जारी रहेगा। जो आपको दे दी गई संख्या है
उनको ही आपको चेक करना है। अगर उनमें सारा अंतर समान रहता है तो आगे भी वो वैसे ही रहेगा, आगे कोई डिफरेंस नहीं होगा, अर्थात आगे कुछ भी बदला नहीं जाएगा। तो आगे का आपको ध्यान नहीं रखना है। जहाँ तक नोट डाउन कर दिया, इससे पहले आपको संख्या में अंतर देखना है, समान है तो वो समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर देखते हैं 10 में 3 कम कर दिया, 7 में 3 कम कर दिया, 4 में 3 कम कर दिया 2, और अगर 2 में भी 3 कम कर देंगे तो 2 क्या 1, 10 में 3 कम किया 7 में 3 कम किया 4 में 3 कम किया तो कितना आया 1। अतः यहाँ तक सब में माइनस का 3 सारा अंतर चलता जा रहा है, और आगे माइनस का 2, इस प्रकार से माइनस का 5, ऐसे आगे चलती जाए तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो आगे के पदों पर आपको विचार नहीं करना है। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि √3, √4, √5 क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि √3 है जो है परिमेय संख्या है, जबकि √4 क्या होता है 2 होता है, और √5 यह परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अर्थात इनमें सारा अंतर समान नहीं है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, जैसे आपसे पूछ ले कि √3 और √12 और √27 क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो चेक करते हैं इसका सारांतरण। ये 1 √3 है, यहाँ पर 12 का मतलब होता है 4 गुना 3, और 4 का वर्गमूल होता है 2, √3 √3 में देते हैं। 27 का मतलब है 9 3 27, और 9 का वर्गमूल आता है 3, और 3 √3 में रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये है। अब देखिए 1 √3, 2 √3, 3 √3, प्रत्येक पद के अंदर √3 का अंतर है, अर्थात √3 का डिफरेंस है। अगर हम 2 √3 में 1 √3 घटाएंगे तो √3 आएगा, अगर हम 3 √3 में 2 √3 घटाएंगे तो 1 √3 आएगा। तो कहने का मतलब इनमें सब में √3 का डिफरेंस है जो समान है, तो ये समांतर श्रेणी में है, जबकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है, एक पी का रूप होती है। इसी प्रकार से आपसे लिखा जाए कि 2 फिर 2 फिर 2, आगे इसी प्रकार से चलता जाए, और आपसे पूछ ले कि क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी की जांच करने का आपको जो तरीका बताया वही है कि अगर सारा अंतर समान रहता है प्रत्येक अगले पिछले पदों के अंदर, तो वो समांतर श्रेणी होती है, एपी का रूप होती है। यहाँ पर देखिए 2 में 2 घटाया तो 0 आया, 2 में 2 घटाया तो 0 आया, इसका मतलब ये भी एपी है, समांतर श्रेणी है, अर्थात यहाँ पर सारा अंतर समान है, 0 है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये समांतर श्रेणी है। कहीं पर आपको ये लिखा मिल सकता है कि समांतर श्रेणी नहीं है, तो एनसीईआरटी के नियम के अनुसार ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि नेम है सारा अंतर समान रहता है तो समांतर श्रेणी मानी जाती है। तो यहाँ पर 0 सारा अंतर है सबके अंदर, इसलिए समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से आपसे लिखा जाएगा 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो आपको देखना है अगले पिछले पदों में कितने का अंतर है। 2 का वर्ग का मतलब होता है 4, 2 का घन होता है 8, और 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पर 4 और 4 में 4 और 8 में 4 का अंतर है, 8 और 16 में 8 का अंतर है, तो अंतर अलग हो गया, समांतर श्रेणी नहीं है ये, अर्थात ये एपी का रूप नहीं है। 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसे हम गुणोत्तर श्रेणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी जो आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिर्फ 10th क्लास के जो कोर्स है उसके अंदर समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी के नहीं है। तो ये एक प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी, इससे में कोई मतलब नहीं, इस पर हम विचार नहीं करेंगे। कुल मिला के समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जाए कि 1/2, 1/3, 1/4 क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो कुछ छात्र ये देख लेते हैं कि 1 तो समान है, 1 2 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो इसको समांतर श्रेणी मान लेते हैं। तो ऐसा गलत है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि आप 1/3 में 2/3 घटाओगे और फिर 1/4 में 1/3 घटाओगे तो सारा अंतर समान नहीं आएगा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3/2, 4/2, 5/2 क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो यहाँ पर आप 3 का आधा कितना होता है 1.5, 4 का आधा कितना होता है 2, 5 का कितना होता है 2.5। ये इस प्रकार से चल रही है समांतर श्रेणी, तो ये समांतर श्रेणी में है। अगर हर समान रहता है और अंशों में सार्वंतर समान रहता है, अंशों का सार्वंतर समान रहता है और हर सब भिन्नों के बराबर होते हैं, तो फिर वो समांतर श्रेणी में होती है। अर्थात यहाँ पर 1.5 का मतलब 1.5,
1.5 और आधा 2, 2 और आधा 2.5, अर्थात 2.5 तो 0.5 का सब में अंतर है जो बराबर है, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी में है। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे समांतर श्रेणी के, है या नहीं है। तो फिलहाल आपको ये समझाने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा है कि समांतर श्रेणी क्या होती है क्या नहीं होती है। तो आपको समझ लेना है कि संख्याओं का उत्तरोत्तर इस प्रकार से क्रम चले कि सभी अगली जस्ट पिछली संख्याओं में अंतर समान रहता है, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो मैं मानता हूँ कि आपको समांतर श्रेणी समझ में आ गई होगी क्या किसे हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। अब देखिए इस समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हम हल करें, उससे पहले इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि इस संख्या को क्या क्या किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो हम यहाँ पर समांतर श्रेणी से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो भी समांतर श्रेणी के प्रश्न लेंगे वो हमें समांतर श्रेणी के रूप में ही मानना है, जांच करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिखता हूँ जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, हिंदी में आपको समांतर श्रेणी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप एपी लिख देना तो भी वो समांतर श्रेणी मानी जाएगी। अन्यथा आप समांतर श्रेणी लिख दो तो भी बुरी बात है, एपी लिखो तो भी बुरी बात है, जो आपको अच्छा लगे उसको उससे आप व्यक्त कर सकते हो, चाहे एपी लिख दो चाहे समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर मैं एक एपी लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक एपी लिख देता हूँ 2, 7, 12 ... इस प्रकार से ये चल रही है। अब आपको पता है कि समांतर श्रेणी है और एपी लिख रखा है, समांतर श्रेणी है ही, इस पे तो आपको डाउट करना ही नहीं। अब ये देखना है कि इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या, किन बातों का ध्यान रखें। देखो समांतर श्रेणी के अंदर जो सबसे पहले संख्या आती है, जहाँ से श्रेणी स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले वाली संख्या को हम प्रथम पद बोलते हैं, अर्थात फर्स्ट स्टेप, अर्थात अव्वल पद। तो इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। और इनमें जो अंतर होता है, जस्ट अगली से पिछली संख्या घटाने पर जो मान आता है उसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। तो एक होता है सार्व अंतर और एक होता है पदों की संख्या। जैसे यहाँ पर ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, आगे ऐसे चतुर्थ पद, पंचम पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, अनंत ... कितना भी हम पद बता सकते हैं, तो वो पदों की संख्या होती है। तो पदों की संख्या स्टेप जो है, जो पद है उनकी संख्या। तो देखिए प्रथम पद को हम शॉर्ट में अव्वल पद कहते हैं, अर्थात इसको ए से व्यक्त करते हैं। तो प्रथम पद ए, जैसे यहाँ पर प्रथम पद कितना है 2। सार्व अंतर को हम इंग्लिश में बोले तो डिफरेंस कहलाता है, और डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, लेकिन यहाँ तो सभी में अंतर समान होता है, इसलिए इसको हम सार्व अंतर कहते हैं और शॉर्ट में उसको डी से व्यक्त करते हैं। तो सार्व अंतर को हम आगे कहेंगे डी, सार्व अंतर नहीं लिखे हम डी कहेंगे। और यहाँ पर डी कितना है 2 और 5, 7 और 5 12, तो 5 का अंतर है, प्लस की 5 का अंतर है क्योंकि बढ़ रही है। और पदों की संख्या का मतलब जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ... एन कितना भी पद हो सकता है। तो पदों की संख्या या पदों का जो नंबर है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से। तो ये एन पदों की संख्या। तो ये आपको शॉर्ट नाम याद रखना है कि ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर और एन का मतलब पदों की संख्या। जैसे यहाँ पर बात करें हम एन को यहाँ पर लगाते हैं, A1 का मतलब प्रथम पद, अर्थात तो A2 का मतलब द्वितीय पद, यहाँ पर 7। ऐसे ही A3 का मतलब 12 का तीसरा पद, ऐसे हम AN के रूप में लिख देते हैं। तो समांतर श्रेणी हो गई आपकी एपी, जो बनती है होती है A1 डॉट, ये A2 और A3। इस प्रकार से हम ज्यादातर 3 पद लिखकर फिर डॉट लगा देते हैं, A1 A2 A3 ... या A1 A2 A3 A4 A5 A6। लेकिन कितना लिखेंगे, अनंत तक हो सकती है समांतर श्रेणी, क्योंकि संख्याओं का क्रम अनंत तक जा सकता है, क्योंकि संख्याएं अनंत होती है। तो इसलिए हम आगे क्या कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं AN का मतलब कितना भी नंबर हो, कितने भी पद बताए जा सकते हैं। तो पदों की संख्या को हम इससे व्यक्त करते हैं एन से। और पद का जो मान होता है, जैसे यहाँ पर पहले पद का मान 2, दूसरे पद का मान 7, तीसरे पद का मान 12, ऐसे ही पदों का मान, तो पद का जो मान होता है उसे हम एन से व्यक्त करते हैं। एन का मतलब पद का मान, कौन से पद का मान। जैसे यहाँ पर
A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 7, A3 का मान कितना है, पद का मान कितना है 12। तो इस प्रकार से पद का जो मान होता है उसको हम an से व्यक्त करते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि A का मतलब A1 का मतलब प्रथम पद, A2 का मतलब द्वितीय पद, या ऐसे ही an का मतलब कोई से भी पद का मान कितना भी हो सकता है। n की जगह n कोई भी संख्या पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब आपको कुछ ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी के अंदर पदों की संख्या जो है वो माइनस में नहीं होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये एक समांतर श्रेणी है, इसका पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि इसका चौथा पद क्या होगा, 4 नंबर पे क्या आएगा, तो आप कह सकते हो कि 2 5 7 7 5 12, 12 और 5 17 का पद हो गया। आपकी चौथा पद इसका 17 है। लेकिन आपसे ये पूछूंगा कि इसका 3.5 नंबर का पद कितना होगा, माइनस का 1 नंबर का पद कितना होगा, माइनस के 2 नंबर का पद कितना होगा। तो ये संभव नहीं है। अर्थात पदों की संख्या कभी भी माइनस में या फिर अपूर्ण अंक में नहीं होती है। n का मान हमेशा एक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के रूप में ही होता है। अर्थात n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन n बराबर 1.5 या फिर अपूर्ण अंक नहीं होता है, ऐसा मान नहीं होता है। या n बराबर माइनस का 5 या माइनस का 1 माइनस का 2 ये भी नहीं होता है। अर्थात n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है, क्योंकि अब आगे हम कोई सी संख्या लिखेंगे तो वो तो पद बनेगा एक। जैसे यहाँ पर मैंने 17 लिखा है तो चौथा पद बनाया, 3.5 नंबर का अर्थात 3.5 नंबर का पद हम नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो वो एक स्टेप एक पद माना जाएगा, इसलिए पद का मान अपूर्णांक नहीं होता है। अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि इसका माइनस का 2 नंबर का पद या 1 नंबर का पद कितना है, तो यहाँ पर एक आप ऐसे कहोगे कि 3 कम कर दें, 5 कम कर दें, माइनस का 3 और 5 2 और 5 7 और इस प्रकार से 12। तो ये माइनस का 1 नंबर का पद नहीं है, ये तो इसे प्रथम पद बन गया। जो भी कुछ यहाँ पर लिखेंगे वो तो पहला पद माना जाएगा। तो पदों की संख्या माइनस में नहीं होती है और पदों की संख्या अपूर्ण अंक में भी नहीं होती है। अर्थात n बराबर हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है, पूर्ण अंक ही होता है, और वो भी धनात्मक ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात ये करते हैं कि कुछ छात्र ये मान लेते हैं कि जैसे पद का मान माइनस में या अपूर्ण अंक नहीं होता है, वैसे वो d को भी ये मान लेते हैं कि d भी तो इस प्रकार से अपूर्ण अंक में नहीं होता होगा। तो ये भी सही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर ये लिखूं कि d बराबर 1/2 या फिर 0.5, तो कुछ छात्र मान लेते हैं कि d तो अपूर्ण अंक में हो ही नहीं सकता, पॉइंटों में हो ही नहीं सकता, तो ये बात गलत है। सारांतर कितना भी हो सकता है, सारांतर माइनस का भी हो सकता है, एक भिन्न के रूप में भी हो सकता है, दशमलव भिन्न के रूप में भी हो सकता है। तो n के अलावा बाकी सब मान माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, अपूर्ण अंक भी हो सकते हैं, पॉइंटों में भी हो सकते हैं, लेकिन n का मान हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। अर्थात पूरा अंक ही होता है और वो भी पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है कभी भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम इस समांतर श्रेणी से कुछ प्रश्नों को हल करें। जैसे मैं आपसे पूछूं कि समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, 11 नंबर पर इसमें क्या आएगा। जैसे एक ही लिख दी मैंने 2 7 12 डॉट 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 और पूछ लिया कि 11 नंबर पर क्या आएगा, 11वां पद क्या होगा। तो आपके पास एक तो तरीका है, जैसे मान लो यहाँ पे 11वां पद ज्ञात करें, अर्थात 11 नंबर पर क्या आएगा वो ज्ञात करें। तो आपके पास अगर समांतर श्रेणी से संबंधित कोई जानकारी नहीं है तब तो आप क्या करोगे, 11 पद लिखोगे इस प्रकार से। 2 पहला नंबर का 2 और 5 7 7 और 5 12 12 और 5 17 17 और 5 22 22 और 5 27 27 और 5 32 32 और 5 37 37 और 5 42 42 और 5 47 47 और 5 52 52 और 5 57 57 और 5 62। इस प्रकार से आप गिनोगे फिर 13 नंबर पे क्या आता है। जैसे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। अर्थात इस प्रकार से बताओगे कि 13वां पद या फिर 11वां पद, तो ये 12वां, ये है 11वां, ये 11वां पद। तो आपको ऐसे 11 पदों को लिखना पड़ेगा, तब जाके आपके पास वो पद आएगा और आप कहोगे कि 11वां पद
बराबर 52 है, 52 है, या फिर A11 बराबर 52 है, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन देखो ये तरीका सही है, मान लेते हैं कि आप इस प्रकार से निकाल लोगे, आगे से आगे सभी पदों को लिखते जाओगे और जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन आप ये सोचो कि ये कहाँ तक संभव है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि यहाँ पर 25वां पद बताओ, तो आपको फिर 25 संख्याओं को लिखना पड़ेगा और फिर आप 25 तक पहुँचोगे, 25वां पद ज्ञात करोगे। लेकिन 25 तक भी मान लें कि ये संभव है, हम निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 50वां पद क्या होगा, 50 नंबर पे क्या आएगा, तो आपका थोड़ा काम ज़्यादा समय लेने वाला हो जाएगा और दिक्कत भी हो सकती है। और मान लें कि आप 50 नंबर तक भी निकाल लो 2-4 मिनट के अंदर, लिखते 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 आप 50 नंबर तक चले जाओ, वो भी संभव है। लेकिन एग्जाम के अंदर या पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे ये पूछ ले कि इस समांतर श्रेणी में 500 नंबर पर क्या आएगा, या फिर 150 नंबर पे क्या आएगा, 1000 नंबर पर क्या आएगा, अर्थात 1000वां पद ज्ञात कीजिए। क्योंकि संख्याओं का कोई अंत थोड़े है, कोई सा भी पद आपसे पूछा जा सकता है। तो फिर आपका काम मुश्किल हो जाएगा, या कहें कि आप नहीं निकाल सकते। अगर मैं आपसे इसी में ये पूछ लूँ कि 500 नंबर पे क्या आएगा, तो फिर कितना समय खराब होगा, कितना आपको लिखना पड़ेगा, कितना ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ईजी होती है भी आपके लिए, ये मुश्किल काम हो जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसे कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए कोई ऐसा तरीका हम प्राप्त करें, तरीका ढूंढें, जिससे कि हम बिना समय खर्च किए तुरंत ही आसानी से वो मान ज्ञात कर लें जो पूछा गया है, अर्थात जिस पद का मान हमें पूछा गया है वो आसानी से प्राप्त कर सके, चाहे से वो कोई से भी नंबर का पद क्यों ना पूछा गया हो। तो इसलिए इसका एक सामान्य सा ट्रिक है, एक सूत्र है, फॉर्मूला है, वो अगर हम ध्यान में रखते हैं, उसका हमें पता है, तो फिर हमारे पास ये दिक्कत नहीं पड़ेगी, ये दिक्कत नहीं आएगी कि हम सभी संख्याओं को लिखें और जो पूछा गया है वो पद प्राप्त करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का आप यूज करो, प्रयोग करो, और जो पूछा गया है वो पदमान आप याद कर सकते हो। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और ये एक पॉइंट भी बनता है कि हम ऐसे लिख लिख के कितनी संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा अगर मान पूछा जाए, ज़्यादा नंबर का कोई पद पूछा जाए, तो फिर ये मुश्किल काम हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे लिखकर आपको प्राप्त नहीं करना है। आपको एक शॉर्ट सा फॉर्मूला याद रखना है, जिससे आप कोई सा भी पद का मान याद कर सकते हो जो आपको चाहिए। तो हम ऐसा न करके हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। देखो, समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए आपको मैं एक बार सूत्र लिखा देता हूँ। पद का मान का मतलब an का मतलब आप कोई सा भी पद निकालो। इसके लिए आप ये फॉर्मूला काम में लो, a प्लस ब्रैकेट n-1 और इनटू डिफरेंस। समांतर श्रेणी का व्यापक पद निकालने का ये फॉर्मूला है, अर्थात an बराबर a प्लस n-1 इनटू d। इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखो यहाँ प्रथम पद a1 बराबर, a1 को हम a भी लिख सकते हैं, लेकिन a2 को हम a नहीं लिख सकते, a3 को a नहीं लिख सकते। a2 को तो 2 लगाना ही पड़ेगा आपके, a तीसरा पद है तो उसके a3 लगाना पड़ेगा, अर्थात a3 माना जाएगा। लेकिन a को, प्रथम पद को आप केवल a भी कह सकते हो या फिर a1 कह दो, एक ही बात है। a का मतलब भी पहला पद है और a1 का मतलब भी प्रथम पद है, अर्थात अव्वल पद है। तो यहाँ पर पहला पद है 2। उसके बाद डिफरेंस देखिए, डिफरेंस आपको ध्यान से निकालना है। तो छात्र प्लस में निकाल लेते हैं, माइनस का डिफरेंस होता है, अर्थात आपको सेकंड से घटाना है। अगले पद में से पिछला पद घटाना है, वो सी होना चाहिए। तो ऐसे ही साथ में अगर 2 घटाने कितना आता है 5 आता है, इनमें 5-5 का अंतर है, नहीं कि माइनस के 5-5 का, कभी माइनस का भी हो सकता है, ध्यान रखना आपको। और हमें ज्ञात कौन सा नंबर ज्ञात करना है, अर्थात n का मतलब पदों की संख्या। कौन सा पद, इस पद की संख्या का मान ज्ञात करना है हमें 11। तो यहाँ पर 11वां पद ज्ञात करना है, अर्थात n 11 है। कहने का मतलब हमें a11 का मान ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी में 11 नंबर पर क्या आएगा। तो देखिए, हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही आसान है। समांतर श्रेणी, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, अर्थात AP का व्यापक पद। व्यापक का मतलब कोई सा भी पद हमें ज्ञात करना हो, पद का मान ज्ञात करना हो। व्यापक पद बराबर, अर्थात जिसे हम an बोलते हैं, ये बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम कोई सा भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर a कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, n कितना है 11, ये 11वां पद बराबर प्रथम पद आप लिख दो, अव्वल पद कितना है 2 प्लस n का मतलब फिर से पदों की संख्या 11 माइनस 1 और इनटू d, d है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है इनके अंदर 5 5 का, तो ये 5 लिख लीजिए। अब इसको आप सरल कर लो आराम से, तो ये 11 बराबर 2 प्लस 11 में 1 गया तो 10 10 11 और गुणा क्या है बाहर 5। देखो 11 बराबर, पहले आपको जोड़ना नहीं है गुणा करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि गणित का नियम है कि जोड़ गुणा बाकी भाग की अगर संक्रियाएं एक जगह होती है तो सबसे पहले भाग की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, उसके बाद गुणा की प्रक्रिया और उसके बाद में जोड़, बाकी कोई से भी जोड़ और बाकी में कोई सा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले हम 10 को 5 से गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। अगर आप 2 को 10 में जोड़ देते हो तो 12 हो जाता है, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 5 60 हो जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। कुछ छात्र ऐसा ही कर लेते हैं, क्रम से ही करते जाते हैं जो कुछ आता है वैसे, अर्थात 2 और 10 12 और 12 5 60 कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। पहले इसके अंदर गुणा करेंगे हम, तो ये 2 प्लस ऐसे कैसे और 10 पंजे हो गया 50, और अब आप जानते हो 10 ये 50 और 2 हो गया 52, तो 11वां नंबर कितना आ गया, ये 52 आ गया, जो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अगर 11वां की जगह 100 नंबर का पद होता है यहाँ पर 100 लिख दो बस, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो बहुत ही आसानी से हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हम इतने समय को बचा सकते हैं जो बहुत आपका समय खराब हो सकता है या आपके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ सकती है, ऐसे लिख के अगर आप निकालोगे तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो और कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर 11वां पद क्या है, ये जो ए पी है 2 7 12 डॉट 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 का 11वां पद कितना है 52 है, ये इसका आंसर आ गया। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन था 2 7 12 डॉट 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 एपी का 11वां पद जो पूछा गया था वो बोर्ड 2013 में आया था, BSER 2013 में आया था ये क्वेश्चन। तो ये बोर्ड का आया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, कितने का भी आ सकता है, तो आप इसको इस प्रकार से हल करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं मानता हूँ कि बोर्ड 2013 वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और उदाहरण लेता हूँ मैं एक आधा, बहुत ही आसान है, समांतर से आराम से आप समझ सकते हो और अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हो। अब देखो इस समांतर से इसी कुछ संबंधित कुछ प्रश्न वर्णनात्मक रूप में भी आ जाते हैं, उनको हमें समांतर श्रेणी में व्यक्त करना होता है और फिर हम उसको हल करते हैं। तो देखिए कैसा क्या प्रश्न आ सकता है बोर्ड के अंदर, इसको बता देता हूँ मैं, आप तैयार करना। ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, ये तो मैंने मात्र एक उदाहरण लिया है। संख्याएं हैं, संख्याओं के लिए अनंत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, लेकिन आपको समांतर श्रेणी का ध्यान रखना है। उसके लिए ये व्यापक पद है का जो मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। an बराबर अर्थात कोई सा भी पद का मान बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या माइनस a गुणा सार्वंतर, अर्थात an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका आपको इस्तेमाल करना है। अब मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ, देखो सुरेश ने 1985 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, अर्थात काम करना शुरू किया, प्रारंभ किया, और प्रत्येक वर्ष कहने का मतलब जब ज्वाइनिंग की इसने तो उसको 5000 रुपये मिलते थे, और प्रत्येक वर्ष हर साल 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, अर्थात उसके हर साल 200 रुपये बढ़ जाएंगे वेतन में। इस नेम से उसने कार्य शुरू कर दिया, वेतन कार्य प्रारंभ कर दिया, वेतन वृद्धि प्राप्त की। सुरेश या किस वर्ष उसका वेतन
7,000 रुपये हो जाएगा। अर्थात उसका 7,000 का वेतन कितने साल बाद में कब हो जाएगा? 7,000 रुपये हो जाएगा, किस साल में जाकर उसको 7,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है। प्रारंभ में जब सुरेश ने ज्वाइनिंग की थी, कार्य शुरू किया था, कहीं पर भी मान लो आप किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी संस्था के अंदर या कहीं पर भी कोई भी जो सेवा का कार्य शुरू किया, उसको पहले प्रथम वर्ष 5,000 रुपये मिले। अर्थात 5,000 पर उसने कार्य शुरू किया और अगले साल फिर 200 रुपये उसके बढ़ जाएंगे, उसके अगले साल फिर और 200 रुपये बढ़ जाएंगे, फिर और 200 रुपये बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से हर साल 200 रुपये उसके बढ़ते जा रहे हैं। सारांतर के रूप में, समांतर श्रेणी के रूप में है ये, क्योंकि 200 रुपये का अंतर है, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे बढ़ते बढ़ते उसके 7,000 रुपये कब हो जाएंगे, कौन से वर्ष में 7,000 रुपये हो जाएंगे, ये हमें प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको मैं और बता दूं कि ये क्वेश्चन आया था BSR 2013 के अंदर, बोर्ड 2013 के अंदर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। देखो इसको हल कैसे करेंगे। बहुत सारे छात्रों ने इस इजी क्वेश्चन को गलत कर दिया या फिर पूरा से ही नहीं किया। आप पूरा नहीं कर पाए तो आपको क्या ध्यान रखना है वो आपको अभी मैं बताता हूँ। देखो हम इसको हल करते हैं। देखो सुरेश ने प्रारंभ में 1985 में जब काम शुरू किया था तब उसका वेतन कितना था? 5,000 रुपये। फिर 5,000 के बाद में 200 रुपये और बढ़ गए तो 5,200 के, फिर 200 रुपये बढ़ गए तो 5,400 के। कुल मिला के समांतर श्रेणी के रूप में ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1985 में वेतन कितना? 5,000 रुपये। 1986 में वेतन कितना हो जाएगा? 200 रुपये और बढ़ जाएंगे तो 5,200 रुपये हो जाएंगे। 1987 में वेतन कितना हो जाएगा? 5,200, 5,400 रुपये हो जाएगा। कुल मिला के 5,000, 5,200, 5,400 समांतर श्रेणी के रूप में बढ़ रही है। तो इसे हम एपी में व्यक्त कर लेते हैं। पूरा क्यों लिखें? इसे एक एपी में अर्थात समांतर श्रेणी में व्यक्त करने पर आपकी एपी बनेगी। एपी 5,000, 5,200, 5,400 डॉट 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 डॉट। देखो ऐसे बढ़ते बढ़ते उसका वेतन कितना हो गया? 7,000 हो गया। अर्थात 7,000 रुपये के कब हो जाएंगे? 7,000 रुपये होंगे। तो यहाँ पर चलते चलते 7,000 रुपये आ गया। हमें पहले ये प्राप्त करना है कि सुरेश का वेतन 7,000 कितने पदों में जाकर होगा। कौन सा पद है इस समांतर श्रेणी का? 7,000। पहले पद का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर प्रथम पद, अव्वल पद, जब पहले सुरेश ने कार्य शुरू किया था वो कितना था? 5,000। उसके बाद डिफरेंस अर्थात कितने तक का अंतर से आगे पेमेंट बढ़ता जा रहा है? 200 रुपये के, क्योंकि आप 5,200 में 5,000 घटाओ 200 आएगा। 5,400 में 200 घटाओ 5,200 में 5,000 घटाओ 200 आएगा। 5,400 में 5,200 घटाओ तो 200 आएगा। तो कुल मिला के 200 रुपये सार्वंतर है। तो यहाँ पर डिफरेंस है 200। और यहाँ पर हमें ये पता करना है कि 700 कितने नंबर का पद है, अर्थात n ज्ञात करना पड़ेगा। तो n बराबर हमें प्राप्त करना है, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह में लगा देता हूँ। और पद का मान तो यहाँ पर दे रखा है ना, अर्थात जो पद जिस वर्ष सुरेश का वेतन 7,000 हो जाएगा तो पद का मान तो 7,000 दे दिया। तो ये an बराबर 7,000 यहाँ पर दिया गया है। अब देखो समांतर श्रेणी का वही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाएंगे। जैसे यहाँ पर an से 7,000 आया है, अर्थात पद का मान 7,000 आया है, तो ये कोई से भी पद का मान हम ज्ञात करें उसके लिए वही an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a + n - 1 × d। तो यहाँ पर ये 7,000 भी a + n - 1 से 1 × d से ही आया है। तो इसका मतलब इसके लिए हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र काम में लेते हैं। तो देखो an बराबर a + n - 1 × d से an पद का मान यहाँ पर दे रखा है कितना? 7,000। तो ये हम यहाँ पर 7,000 ले देंगे। ए प्रथम पद है, सुरेश ने वेतन शुरू जब काम शुरू किया था कितना हो गया वेतन? कितना था? 5,000।
तो फर्तन पद है 5000 प्लस एन, एन का मतलब पदों की संख्या अर्थात कौन सा वर्ष, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो एन को रहने देते हैं, ये एन ऐसे कैसे रहने दो, माइनस ए गुना डी, डी अर्थात डिफेंस है और डिफेंस यहाँ पर है 200 रुपये का। अब इसको हम सरल करते हैं, देखो 7000 इधर है इस पक्ष में बराबर इधर 5000, ये 5000 और प्लस यहाँ पर n माइनस 1 को इस 200 से गुणा करना है, तो ये 200 से n भी गुणा होगा और इस 200 से माइनस का 1 भी गुणा होगा। क्योंकि कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं होती है वो बाहर वाली प्रत्येक संख्या से गुणा होती है। अगर गुणा में कोई संख्या लगा दे बाहर कोष्ठक के तो अंदर वाली सभी संख्याओं से गुणा होती है। तो यहाँ पर 200 को n से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 200n माइनस का 200 एकम 200 पे माइनस का हो जाएगा 200। अब देखिए जो संख्याएं हैं ये दोनों उसको तो इधर ले आएंगे इस पक्ष में, अर्थात जोड़िया बाकी कर देंगे और उधर रह जाएगा 200 है, अर्थात पक्षांतर करते हैं हम। तो यहाँ पर 7000 है माइनस का हो जाएगा ये 5000, अगर इस पक्ष में इधर आएगा ये 5000 तो माइनस का 5000 बन जाएगा। और ये जो 200 माइनस का है इस पक्ष में वो इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो ये प्लस का हो जाएगा 200, उधर रह जाएगा 200 गुणा n, 200n। अब देखिए 7000 में 5000 गया तो यहाँ पर 2000 बचा, 7000 में 5000 गया कितना बचा 2000, ये 2000 और प्लस आगे क्या है 200 रुपये, तो ये 200 रुपये और बराबर 200n, 200 गुना n इधर है 2000 और 200 हो गया 2200 रुपये, 2200 अर्थात 2200 बराबर 200n। हमें n का मान ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर है, 7000 कौन से नंबर पे आता है, तो हम इस 200 को इधर ले आते हैं गुणा से और भाग दे देते हैं, क्योंकि गुणा से इधर आएगा तो भाग लगेगा, या फिर आप दोनों पक्षों में 200 का भाग दे दो तो भी वही बात है। तो हम ऐसा करते हैं 2200 की तरफ इस पक्ष की तरफ 200 लाते हैं गुणा से, तो ये 200 हो जाएगा बराबर इधर बच जाएगा n। हमें 2200 में 200 का भाग देना है, तो कुछ छात्र क्या करते हैं ज़्यादा समझदारी कारण 0 से 0 काट देते हैं, इस 0 से 0 काट देते हैं, इस 2 से ही 2 काट देते हैं और कह देते हैं कि 2 आ गया। तो ये गलत है, ये गणित का नियम नहीं है। आपको ऐसे 0 के अलावा किसी को नहीं काटना है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ 0 ही होते हैं लास्ट में, तो वही ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में 0 कटते हैं। अंक 0 के अलावा कोई अंक होता है वो नहीं कटता। तो ऐसा नहीं कि ये 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आगे 2 बच गया, ऐसा नहीं। आप इन दोनों 0 को काट सकते हो, तो आएगा 22/2 बराबर n। अब आपको 2 का भाग देना है 22 में, तो 11 बार जाएगा, तो ये 11 आएगा, n बराबर 11 अर्थात 11वीं साल में 11वें वर्ष में सुरेश का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। 11वें वर्ष में सुरेश का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, सुरेश का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्वेश्चन में वर्ष पूछा है, वर्ष ये नहीं कि कौन से वर्ष में जाके 7000 रुपये होगा, वर्ष पूछा है अर्थात सन पूछी है, क्योंकि इसने ले रखा है सुरेश ने 1985 में जब काम शुरू किया तो 5000 में काम शुरू किया था, लेकिन उसका वेतन 7000 रुपये हो गया। तो कौन सी वर्ष हुआ उस समय, वर्ष जिसमें वर्ष 1985, वर्ष 1986, वर्ष 1987, तो ऐसे कौन सा वर्ष है वो हमें ज्ञात करना था। तो कुछ छात्र यहीं पर लिखकर आंसर लगा दिए और सोचा कि एक क्वेश्चन पूरा हो गया था, अभी तक ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा ही करोगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। आपको सन भी बतानी है कि 1990, 85, ये 90, 91, 92 या 96, 95 कब जाके 7000 रुपये हो जाएंगे। अब देखो कुछ छात्रों ने ये दिमाग लगा लिया कि 1985 में 5000 रुपये काम प्रारंभ किया था और 11 साल बाद में कितने रुपए हो गए उसके, 7000 रुपये हो गए। तो 1985 के अंदर 11 जोड़ के 1995 कर दिया, अर्थात 1995 11 जोड़कर 1900 क्या हो गया, 96 हो गया। 1985 में सीधे ही 11 जोड़ दिया, उन्होंने सोचा कि 11वां पद है तो 11 जोड़ दो 85 के अंदर 1996 आ जाएगा, और उन्होंने 1996 लिखकर
उत्तर लगा दिया, बता दिया कि 1996 के अंदर सुरेश का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये 1996 सही नहीं है, गलत है। आप ऐसे अंदाज से देखोगे तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि बोर्ड ने भी इसकी जो आंसर की जारी की उसमें 1996 दे दिया। उन्होंने भी ऐसा प्रारंभ में ध्यान नहीं दिया कि समांतर श्रेणी से कुछ और मान आएगा। उन्होंने भी सोचा कि 11 साल बाद में 7,000 रुपये हो जाएगा, तो 85 और 11 1996 है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत था। उस हालांकि बोर्ड ने फिर उसको सुधार कर सही कर दिया और बता दिया कि 1996 उत्तर इसका नहीं होगा, 1995 होगा। तो कैसे 1995 होगा वो हम निकालते हैं। देखो, अगर हम इस प्रकार से अगर देखें, यहाँ पर लिखकर देखें, तो भी हम इसको सही उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 और फिर 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 और 1996 तक मैं लिख देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर 1985 में उसका 2,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये था वेतन। 1985 में उसको 5,000 रुपये मिल रहे थे। 1986 में उसको 5,200 मिलेंगे, 200 रुपये बढ़ जाएंगे, 200 रुपये की वेतन बढ़ गई। 1987 में 5,400 रुपये मिलेंगे, फिर 88 में 5,600, फिर 5,800, फिर 5,10 क्या 6,000 और फिर 6,200 मिलेंगे, फिर 6,400 और फिर 6,600 रुपये मिलने लग जाएंगे, फिर 200 रुपये बढ़ जाएंगे, तो कितना जाएगा 6,800 और फिर इसको 7,000। तो आप ये देखो कि 7,000 कौन से वर्ष में उसको मिलेंगे, 1995 में, जबकि बोर्ड ने इसकी आंसर की में 1996 लिख दिया था। और बहुत सारे छात्रों की टेंशन हो गई थी जो इंटेलिजेंट थे, वो ये सोच रहे थे कि 1995 आंसर आएगा, जबकि बोर्ड ने 1996 आंसर दिया है। तो जब उसका ऑब्जेक्शन हुआ तो बोर्ड ने फिर उसको वापस चेंज किया, देखा कि वास्तव में 1995 सही है, उसने 1995 इसका आंसर बताया। लेकिन ये 1995 आपको ऐसे नहीं निकालना है, इसे तो मैंने जांच करके बताया कि इस प्रकार से ऐसे भी 1995 आता है। आप इसको समांतर श्रेणी के अनुसार हल करोगे, क्योंकि ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो हम इसको ऐसे नहीं करके यहाँ पर इसकी समांतर श्रेणी बनाएंगे। देखो, वर्ष के लिए एपी बनानी है, वर्ष के लिए एपी बराबर ऐसे 1985, 1986, 1987 आपको ज्ञात करना है 11वां पद, अर्थात n बराबर 11 है, तो 11वां पद ज्ञात करना है। क्या आता है? तो इसके लिए वही समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो यहाँ पर देखो, a बराबर है प्रथम पद 1985, डिफरेंस यहाँ पर तो एक साल एक का अंतर है, 86, 87, 88। तो d बराबर 1 और n बराबर आपको 11 काम में लेना है। और वही फॉर्मूला an बराबर 1 + n - 1 × b से यहाँ पर हमें 11वां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद है 1985 प्लस पदों की संख्या अर्थात हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो ये 11 - 1 गुना डिफरेंस कितना है, 1 का है। और इस प्रकार से 11 बराबर 1985 प्लस 11 में गया तो 10 को 1 से गुणा करेंगे बाहर तो 10 होगा, तो ये 10 और 1985 और 10 1995, तो 11 बराबर 1995 आएगा। तो वही 1995 ये आपको इस प्रकार से समांतर श्रेणी से निकालना है और लिख देना है। अतः वर्ष 1995 में सुरेश का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा और ये आएगा आपका आंसर। यहाँ पर आपको फाइनल आंसर लगाना है, ये उत्तर होगा। यहाँ पर भी आपको आंसर नहीं लिखना है, जो ये 11 वर्ष लगा दिया ये नहीं है, आपको सन भी बतानी है, वर्ष भी बताना है। कुछ 1-2 इंटेलिजेंट छात्रों ने यहाँ पर 11 लिखकर ही उत्तर लगा दिया, तो वो ठीक नहीं था, उनके एक आधा नंबर कटा भी था। तो इसलिए आपको वर्ष बताना है कि कौन सी सन है वो आपको बतानी है।
और अंदाज से आपको ये नहीं करना है कि 1985 और 11/1996 कर दें, ऐसा नहीं करना है। तो मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन जो बोर्ड 2013 के अंदर आया था 3 नंबर का, वो अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो आप हल कर सकते हो अपनी पाठ्य पुस्तक में देखकर, और नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं अगला क्वेश्चन और लेता हूँ, बहुत ही ईजी सरल सिंपल सा, जो बोर्ड में आया हुआ है 2014 के अंदर आया था वो। आज आपको 2013 और 2014 के क्वेश्चन बता देते हैं। तो पहले 2013 का कुछ सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। पूरी परीक्षा में जो आए थे वही तो मेन बोर्ड के अंदर आया था। सप्लीमेंट्री के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया था वो देखो। तो तैयार करना इस क्वेश्चन को, और ऐसे और भी क्वेश्चनों को आप हल करना, जिससे आप अच्छी तरह से समांतर श्रेणी को समझ सको और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सको। तो अब देखिए 2013 की जो पूरक परीक्षा थी, सप्लीमेंट्री वाली एग्जाम थी, उसके अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन आया था वो आपको मैं और बता देता हूँ। देखिए एक समांतर श्रेणी दी थी सप्लीमेंट्री 2013 के अंदर 3, 8, 13 डॉट 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 और फिर दे दिया 78 और पूछ लिया कि 78 कौन सा पद है, किस नंबर का पद है। तो यहाँ पर बात हुई है कि अगर समांतर श्रेणी दी हुई हो, हमें पद ज्ञात करना हो तो हम an का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं, और अगर पद का मान दिया हुआ हो और नंबर पूछ ले n, तो हम उसी समांतर श्रेणी के फॉर्मूले से पद का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला और लिख देता हूँ एक बार आपको, आपके लिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये है समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन था समांतर श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी श्रृंखला, लेकिन इसको श्रेणी न बोलकर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी थी 3, 8, 13 डॉट 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 डॉट, ऐसे चलते चलते 78 पर आ गए। में कितने पद है ये पूछ लिया, कितने पद है। DSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान और सप्लीमेंट्री एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ छात्रों ने इसमें गलती कर दी। यहाँ पर प्रथम पद, अव्वल पद, पहला पद है 3, डिफरेंस अगले पद से आप पिछला पद घटा दो। 8 में 3 गए तो 5, 13 में 8 गए तो 5, तो डिफरेंस है 5। अब देखो कुछ छात्रों ने ये गलती कर दी, उन्होंने सोचा कि 78वां पद ज्ञात करना है, इसलिए उन्होंने n का मान 78 लेकर 78 नंबर पर क्या आएगा वो ज्ञात कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना है। ये समांतर श्रेणी 3, 5, ये 3 और 5, 8 और 5, 13 डॉट 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 ऐसे चलते चलते ये 78 तक पहुंच गई। नहीं कि 78वां पद ज्ञात करना है, ये 78 पद का मान आ गया कि 78 कितने पदों का मान होता है, किस पद का मान 78 होता है ये पूछा गया है। कितने पद है, 78 तक चले तो कितने पद है। तो ये गलती नहीं करनी है, n का मान 78 नहीं लेना है, ये तो पद का मान है 78। आपको 78 कितने नंबर पर आता है ये ज्ञात करना है, नहीं कि 78वां पद ज्ञात करना है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर an बराबर है 78 और n हमें ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैंने जो ज्ञात किया था 7000 से 11वां पद, वैसे इसको हल करना है। यहाँ पर हम मान रखते हैं an का मतलब पद का मान है कितना 78 बराबर पहला पद है 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है, तो n भी देते हैं माइनस a गुना d। इसको हम सरल करेंगे, सरल सा समीकरण का यूज कर गया। यहाँ पर देखो 78 बराबर 3 प्लस d को n से भी गुना करेंगे, d तो यहाँ पर दे दिया ना, रख देते हैं d को 5, तो इस d को डिफरेंस को 5 को n से गुना करेंगे तो ये 5n माइनस का 5 को 1 से भी गुना करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब इधर ले आते हैं इस पक्ष में और जोड़ बाकी कर लेते हैं। इधर है 78, ये 3 इस पक्ष में आएगा तो प्लस से किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का 3
और इस 5 को हम माइनस से इस पक्ष में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है जब हम पक्षांतर करते हैं। जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाते हैं कोई संख्या, जुड़ने वाली घट जाती है और घटने वाली जुड़ जाती है, अर्थात माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो ये माइनस का 5 बन जाएगा प्लस का, और उधर रह जाएगा उस पक्ष में रह जाएगा 5 गुणा n, ये 5 गुणा n। गुणा का चिन्ह लगाओ चाहे मतलब लगाओ, गुणा ही माना जाता है। किसी भी चर और अचर संख्या अगर अचर राशियां दोनों एक जगह लिख दें तो उनके बीच में गुणा का संबंध बन जाता है, जब तक कोई चिन्ह लगे तब तक। अब देखिए 78 में 3 का 5 जोड़ना है, 78 में 3 गया तो कितना बच गया 75, और प्लस 5 है बराबर 5 गुणा n। और अब देखिए यहाँ पर 75 और प्लस हो गया 80, ये हो गया 80 बराबर 5 n। 5 उधर n से गुणा हो रहा है, हमें 5 का n का मान निकालना है, तो 5 इस पक्ष में लाके हम गुणा कर देते हैं, गुणा से भाग देते हैं सॉरी। तो ये 80 बटे 5 बराबर इधर रह जाएगा n। 80 में 5 गया तो 16 बन गए 80, n बराबर 16 आ गया। तो कुल मिला के 16 नंबर का पद 78 है। तो अतः AP 3 8 13 78 में कितने पद हैं? 16 पद है, या A 16 बराबर 78 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है तो बहुत ईजी है। तो आपको ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी में पद का मान दिया है या फिर पद का नंबर दिया है। पद का मान ज्ञात करना है या पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से हम सार्वंत्र भी ज्ञात कर सकते हैं और पहला पद भी ज्ञात कर सकते हैं। जो भी कुछ ज्ञात करना हो उस प्रकार से समय में बनाएंगे और सरल कर लेंगे। तो ये सप्लीमेंट्री 2013 का क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी प्रकार का सिंपल सा। पहले सप्लीमेंट्री 2013 का ले लेते हैं, मैं डाल देता हूँ इसको। देखो उसके लिए योग का क्वेश्चन पूछा था, या पहले हम ऐसे करते हैं an के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन ही बता देते हैं। योग के लिए लास्ट में चैप्टर चलता रहेगा, जो कल और स्पष्ट कर देंगे। तो देखिए 2013 में सप्लीमेंट्री में योग का क्वेश्चन आया था, उसको बाद लेंगे। पहले हम 2014 के अंदर एक छोटा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था समांतर श्रेणी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। समांतर श्रेणी 4 1 माइनस का 2 माइनस का 5 2 के अगले 2 पद लिखिए। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, BSR 2014। लेकिन कुछ छात्र इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसने दिया है 4 में 3 गया तो 1 में 3 गया तो -2 में 3 गया तो माइनस का 5, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। आपको आगे के 2 पद और लिखने हैं। तो आगे के 2 पद के लिए -5 में आप 3 और घटा दो। बहुत ईजी है, आप सीधे लिख सकते हो। 4 में 3 गया तो 1 में 3 गया तो -2 -3 में ये -5 में 3 गया तो -2 में -3 गया तो -5 और -3 हो जाएगा 8। अर्थात माइनस का मान चलता जा रहा है, -8 और -3 हो जाएगा 11। तो इस प्रकार से अगले पद 2 पद आप और निकाल सकते हो। वैसे शॉर्ट में कर सकते हो क्योंकि 1 नंबर का आया था, और अगर चाहो तो इसको an के फॉर्मूले से भी आप ज्ञात कर सकते हो, जो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। पहला पद है यहाँ पर 4, डिफरेंस है 1 में 4 बताएंगे तो -3 आ जाएगा। और आपको ज्ञात करना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद। 5वां पद क्या आएगा वो, और छठा पद क्या आएगा, 5वां और छठा पद पूछा है। तो 5 आपको ज्ञात करना है, तो वही आपको वैसे ज्ञात कर सकते हो। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b से। तो देखिए हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां। तो a5 बराबर प्रथम पद, अव्वल पद है 4 प्लस पदों की संख्या 5 5 माइनस n इंटू डिफरेंस, तो आपको पता है -3 है। तो ये अगला पद आ जाएगा या 5वां पद आएगा। यहाँ पर a5 या a6 भी लिख सकते हैं। तो देखिए a5 बराबर 4, 5 में गया तो 4 बचा, 4 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का 4 ये
12 हो जाएगा और A5 बराबर 12 माइनस का है, 4 प्लस का है तो बच जाएगा माइनस का 8 में, ऐसे आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आपको छठा पद याद करना तो वही A1 बराबर पहला पद 4 और डिफरेंस है माइनस का 3 और n बराबर 6 ले लेते हैं और आपको A6 अर्थात छठे नंबर का पद याद करना है, याद कर लेते हैं। तो वही फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n माइनस 1 इंटू डी से हम इसको सरल करें तो A6 बराबर पहला पद 4 है प्लस n यहाँ पर 6 ले लेंगे माइनस 1 गुना डिफरेंस है वही माइनस का 3, तो A6 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 6 में 1 गया तो 5 गुना माइनस का 3 और A6 बराबर 4 माइनस का 5, ये 5 प्लस का है माइनस का 3 है, ये गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा 5 3 15, माइनस का 15 है प्लस का 4 है तो ये कम हो जाएगा, माइनस का बच जाएगा 11 तो ये 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगले दो पद याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सीधे भी याद कर सकते हैं क्योंकि 4 पद तो दे दिए, आप सारा अंतर ऐड करके जोड़कर आप अगला और फिर उसमें सारा अंतर जोड़कर आप अगला पद याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था। अब आपके जो क्वेश्चन बच गए वो है समांतर श्रेणी के योगफल के, अर्थात इन पदों का योग कैसे किया जाता है और क्या फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ समांतर श्रेणी का पद ज्ञात करने तक ही हम सीमित रखेंगे और यहाँ पर हम आपको फॉर्मूला जरूर लिख देते हैं। तो योग के लिए हम जो फॉर्मूला काम लेते हैं वो है, योग के लिए है Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस सूत्र का प्रयोग करके समांतर श्रेणी के व्यापक पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हो। या फिर एक शॉर्ट फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस l। अगर लास्ट पद और प्रथम पद दिया हुआ हो और पदों की संख्या दी हुई हो तो ये फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं, अन्यथा सारा अंतर अगर डिफरेंस दिया हुआ हो तो ये याद कर, ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो इन दोनों सूत्रों का क्या इस्तेमाल है, किस प्रकार से योग करना है, कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में विस्तार से आपको अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, बहुत बहुत धन्यवाद।